नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में अभी तक हम पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का चैप्टर, और काफी कुछ चीजें हमने रिवाइज कर ली है, पढ़ ली है अपने हिंदी व्याकरण में। और देखिए, जो भी चैप्टर आपको ऐसा लगा होगा कि आपको लगता है समझ नहीं आया है, उसको एक बार फिर से पढ़ना है, या कोई चीजें रह गई है उन पार्ट्स में उनको पढ़ना है, तो अपने सारे डाउट्स क्लियर जरूर कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर। ये पाठ लिखा गया है प्रयाग शुक्ल जी द्वारा। तो देखिए, जो खान पान की बदलती तस्वीर है, ये पूरा पाठ यहाँ पर एक निबंध के रूप में लिखा है प्रयाग शुक्ल जी द्वारा। निबंध यानी कि उन्होंने बताया है, देखिए, खान पान की बदलती तस्वीर। अब आप क्लास 7th में हैं, लेकिन अभी आप ये सारे चेंजेस नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो आपसे छोटे बच्चे हैं, जो क्लास 12th में हैं या क्लास 10th में हैं, वो ये चीजें देख सकते हैं, वो ये चीजें समझ सकते हैं कि कैसे हमारे खान पान में कैसे चेंजेस आए हैं पिछले 10-15 सालों में। जो चीजें पहले एक तरह से चाइनीज जो फूड था, या एक तरह से बहुत अलग अलग देशों के जो फूड थे, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े होटल्स या दूसरी जगह पर ही, शहरों में ही मिला करते थे। आज ये चीजें बिल्कुल कॉमन हो गई हैं हमारे आम शहरों में भी और हमारे गांवों में भी। और किस तरह से हमारे खान पान की जो तस्वीर जो है चेंज हुई है। जो चीजें केवल दक्षिण भारतीय फूड हुआ करती थी, वो अब भारत के सभी हिस्सों में बड़े चाव से खाई जाती है। और किस तरह से चेंज हुआ है लोगों का टेस्ट, किस तरह से ये सारी चीजें बदली हैं और क्यों इनकी नौबत आई है, और कैसे फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये सारी चीजें हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलने वाली है। और साथ ही हम देखेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग अलग तरह के भोजन की, जिसको देखकर और जिसके बारे में सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट। देखिए, हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है खान पान की बदलती तस्वीर। जो हमारा ये चैप्टर है, ये देखिए, ये किस तरह से स्टार्ट होता है, कैसे ये पाठ शुरू होता है। ये शुरू होता है कि पिछले 10-15 वर्षों में, पिछले 10-15 वर्षों में कि हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। हमारी जो खान पान की संस्कृति है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। और इसमें इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, रसम, ये जो चीजें थी, ये पहले दक्षिण भारतीय भोजन हुआ करती थी। अब केवल यह दक्षिण भारत में नहीं, पूरे उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां पर आपको इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। जो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति है, यानी कि दक्षिण का जो भोजन है वो पूरे उत्तर भारत में आ गया है, और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी वो पूरे देश में फैल चुकी है, वो पूरे देश में लगभग फैल चुकी है। अब आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, देश के किसी भी कोने में जाएंगे, तो आपको उत्तर भारतीय दाल, रोटी, साग आपको हर जगह मिल जाएगा। फास्ट फूड यानी कि जो तुरंत बनने वाला जो भोजन है का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। ये खाली बड़े शहरों की बात नहीं, आजकल तो गांव में भी फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। आम छोटे छोटे शहरों में भी फास्ट फूड का चलन, छोटी छोटी आप ठेलियां देखेंगे, छोटे छोटे दुकानें देखेंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आप देखेंगे, वहां पर हर एक तरह का फास्ट फूड आपको उपलब्ध होता है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित थे ये चाइनीज नूडल, और अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे हैं। यानी कि जो चाइनीज नूडल्स थे,
ये एक जमाने में आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, यानी कि अजनबी के तरह थे लोग, इन्हें बहुत कम जानते थे, बहुत कम इनके बारे में लोगों ने सुना था, देखा था। और अब यहाँ पर 2 मिनट्स नूडल के पैकेट के रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। यानी कि अब तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से दाल रोटी जो है लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से जो ये 2 मिनट्स नूडल है या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है अब इनसे सभी लोग बहुत ही ज्यादा परिचित हो चुके हैं। पर जो हमारी चीजें हैं वो कैसे फेमस हो रही है, जो यहाँ पर एक तरह से बताया गया है कि अब ये संस्कृति चेंज हो रही है, खान पान की बदलती तस्वीर। तो कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे संस्कृति शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको बताया गया है। तो संस्कृति शब्द का अर्थ है रहन सहन, खान पान, भाषा भूषा के तरीके, यानी कि एक तरह से कैसे रहन सहन होता है, खान पान कैसा होता है। और कुछ दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में कहा गया है। तो दक्षिण भारतीय व्यंजनों में इडली, डोसा, सांभर, रसम, वड़ा, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद फास्ट फूड की बात की गई है। तो फास्ट फूड जो होते हैं वो जल्दी तैयार होने वाली चीज होते हैं, जैसे पिज्जा। आप 5 मिनट जैसे आप जाते हैं पिज्जा हट्स जो आपके होते हैं, तो आप ऑर्डर करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद आपका पिज्जा रेडी हो जाता है। पिज्जा, नूडल्स, बर्गर, चिप्स, ये सारी चीजें ये क्या है, फास्ट फूड है। कुछ शब्द और इसमें आएंगे आगे, देखिए मध्य वर्ग। मध्य वर्ग एक शब्द यहाँ पर आगे आएगा जिसका नाम है, जिसका अर्थ है जो अधिक अमीर ना हो और ना ही ज्यादा गरीब हो। मध्यम वर्ग जो बीच के लोग होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं होते और बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं होते। गृहिणियां, गृहिणियां यानी कि जो घर पर रहकर ही परिवार देखभाल करती हैं, और देखभाल जो करने वाली महिलाएं होती हैं उन्हें गृहिणियां कहते हैं। और इस तरह से कामकाजी महिलाएं, आगे बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के नाम आने वाले हैं। तो कामकाजी महिलाएं यानी कि जो घर से बाहर जाकर जो काम करती हैं उन्हें कहते हैं कामकाजी महिलाएं, घर से बाहर जाकर काम करने वाली महिलाएं। और इसकी इस तरह से दुस्साध्य का अर्थ होता है कठिन, गुणवत्ता का अर्थ होता है अच्छाई या गुण या क्वालिटी, प्रक्रिया का अर्थ होता है बनाने की विधि, कमर तोड़ महंगाई, परेशान करने वाले मूल्य वृद्धि, यानी कि जो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर देते हैं, बहुत ज्यादा जो है मूल्य की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा था, हमने यहाँ पर कहा कि जिस तरह से दक्षिण भारतीय व्यंजन जो है अब पूरे देश में खाए जाते हैं, उस तरह से उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है, आप देख सकते हैं कि पंजाब में पहलवान दा ढाबा ऐसे लिखा रहता है ना, अलग अलग नेम होते हैं ढाबों के। और फिर वो क्या है, ये संस्कृति अब केवल उत्तर भारत में या पंजाब में ही नहीं, ये अब पूरे देश में ये ढाबा संस्कृति फैल चुकी है। और खास तौर पर सड़क के किनारे वाले जो ढाबे होते हैं, चाहे आप पहाड़ों पे जाते हो या आप शहर में, जो सड़क के किनारे जो यात्रियों के लिए जो खाना खाने के लिए या रात के समय या दिन के समय खाना खाने के लिए जो होटल्स बने होते हैं, ढाबे बने होते हैं, उनका भी चलन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। और देखिए ढाबे में भोजन करते जो यात्री होते हैं, वो अगर इधर उधर जा रहे हैं तो वो किस तरह से ढाबों में भोजन करते हैं। और अब देखिए अलग अलग तरह की चीजें वहां पर परोसी जाती है, रोटी और साग परोसा जाता है, और इस तरह से दाल परोसी जाती है। फास्ट फूड के विषय में मैंने आपको बताया था, जो बर्गर होता है, पिज्जा होता है, और 2 मिनट नूडल्स जैसे आप घर पर भी बनाते हैं, जिसको मैगी जो एक कॉमन जो सबके लिए हो गई है, तो 2 मिनट्स नूडल का भी जो चलन है वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाइनीज नूडल्स आज के समय में हर एक बच्चा जो है उससे परिचित है। बच्चों को अगर आप भले ही घर की दाल रोटी उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन उन्हें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है। और जो
एक तरह से आलू के चिप्स के कई विज्ञापित रूप यानी कि एक ही चिप्स को आप अलग अलग तरह से अलग अलग फ्लेवर में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स में आप उन्हें देख पाते हैं, उन्हें खा पाते हैं। इस तरह से देखिए, उसके बाद गुजराती ढोकले। देखिए, एक टाइम पे जो गुजराती ढोकले होते थे वो केवल गुजरात में ही फेमस थे और गुजरात के लोगों के घरों में ही ज्यादातर बनते थे, लेकिन अब आपको ढोकला कॉमनली हर जगह मिल जाएगा और हर घर के लोग इसको खाना पसंद करते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने घर पर तैयार करते हैं। तो इस तरह से कैसे ये खान पान की तो जो एक तरह से चेंज है, तस्वीर जो है, देखिए गाठिया जो है ये चीजें भी गुजरात में फेमस होती है, अलग अलग तरह की बनती है। आप देख सकते हैं बंगाली मिठाइयाँ, बंगाल की जो रसगुल्ले हैं, बंगाल का जो रसगुल्ला है वो केवल और केवल बंगाल में पहले फेमस होता था, लेकिन अब भारत के किसी भी हिस्से में आप उसे किसी भी मिष्ठान भंडार में आपको वो बंगाल का जो रसगुल्ला है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से काफी सारे चेंजेस जो है हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घरों में लोगों के अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। किसी को कोई सा फ्लेवर पसंद आता है, किसी को कोई सा फ्लेवर पसंद आता है। तो इस तरह से गुजराती ढोकले, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि ये आसानी से आपको मिल जाते हैं कहीं पर भी। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध है। चाहे रसगुल्ला हो, चाहे रस भरी हो, अब ये हर जगह बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। यानी कि केवल स्थानीय व्यंजन ही नहीं, अब आपको दूसरे राज्य के व्यंजन भी आसानी से अपने राज्य में मिल जाएंगे, आप खा सकते हैं। और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि जैसे कि ये सारी चीजें पहले केवल और केवल उच्च वर्ग के लोगों के तक सीमित थी या बड़े बड़े शहरों तक सीमित थी, अब वो मध्य वर्गीय जीवन में ये जो भोजन विविधता है वो अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि पहले के लोग ज्यादातर दाल रोटी, सब्जी रोटी, ये सब चीजें, यानी कि जो उनका लोकल फूड है, जो उनके घरों पर जो चाहे, जैसे पहाड़ों पर देखें तो पहाड़ों पर जो भी चीज उगती है, जो भी घर में उनके दालें उगती हैं, जो भी उनके घरों में सब्जियां उगती है, जो भी राशन अनाज जो उनके घर में उगता है, बिल्कुल वो उसी को तरह तरह से अलग अलग तरीकों से बना कर उसी को वो खाया करते थे। लेकिन अब आप पहाड़ों पर भी देखेंगे तो लोगों के भोजन में विविधता आ गई है। लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। ये सारी चीजें जो एक तरह से फेमस किसी एक पर्टिकुलर जगह की हुआ करती थी, वो सब चीजें चेंज हो गई है। आजकल हर एक घर के लोग हर एक अलग अलग तरह का फूड बनाना और खाना पसंद करते हैं। तो मध्यम वर्गीय जो शब्द है, इसका अर्थ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। ऐसा परिवार जो बहुत ज्यादा ना तो गरीब हो और ना ही बहुत ज्यादा अमीर। कुछ चीजें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। देखिए, जो ब्रेड पहले के जमाने में ये साहबी ठिकानों तक, यानी कि जो एक तरह से ये ब्रेड और ब्रेड का टोस्ट बनाकर खाना, या ब्रेड को सैंडविच बनाकर खाना, या ब्रेड पर मक्खन लगाकर खाना, ये केवल साहबी एक तरह से उच्च वर्ग के लोगों तक ही ये चीजें सीमित थी। अब ये सारी चीजें कस्बों तक भी पहुंच चुकी है। यानी कि छोटे छोटे गांव में, घरों में लोग ब्रेड को नाश्ते में सैंडविच बनाकर, टोस्ट बनाकर खाते हैं। अब केवल यह नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों में सेकी जाती है, तली जाती है। अलग अलग तरह से लोग इसका भी एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरह से इसे खाते हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है।
खान पान की जो ये बदलती हुई संस्कृति है, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है तो ये नई पीढ़ी हुई है, यानी कि जो पहले से स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, यानी कि पहले से ही वो स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। यानी कि जो आज की पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, इनको पहले से ही अपने घर की चीजों के बारे में, अपने घर के खाने के बारे में, अपने स्थानीय व्यंजन के बारे में बहुत कम पता है। और पर कई जो नए व्यंजन है इनके बारे में ये बहुत कुछ जानती है। यानी कि आजकल के बच्चों से अगर पूछो कि आपके उत्तराखंड का ट्रेडिशनल फूड क्या है, उनको ये नहीं पता होगा। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि चलो 10 फास्ट फूड के नाम बताओ, तो वो बिल्कुल फटाफट सारे फास्ट फूड के नाम बता देंगे, क्योंकि उनका जो रुझान है, उनकी जो रुचि है, वो इन सब चीजों के प्रति ज्यादा हो गई है। तो इस तरह से स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं, क्योंकि अब उनको कोई बनाने वाला नहीं है, उनको कोई खाने वाला नहीं है। तो इस तरह से उनकी जो एक तरह से पहले कई चीजें बनाई जाती थी, खाई जाती थी, अब वो चीजें काफी ज्यादा सीमित हो गई है, काफी ज्यादा सिमट कर रह गई है। कोई बड़े बुजुर्ग अगर घर में है, पुराने लोग अगर घर में हैं, तो उन्हें ही ये जो एक तरह से अपने पुरानी चीजें हैं वो खाना, उसको बनाना वो पसंद करते हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है। यानी कि जो बम्बई के पाव भाजी है और दिल्ली के छोले कुलचे, देखिए अब आप देखेंगे अपने शहर में, अब आपको हर जगह, हर एक तीसरी ठेली पर, हर एक तीसरे रेस्टोरेंट पे, हर एक दूसरे रेस्टोरेंट पे आपको छोले कुलचे और पाव भाजी मिल जाते हैं। यानी कि अब ये इतने कॉमन हो गए हैं। पहले ये अपने अपनी जगहों की अलग अलग फेमस हुआ करती थी। पाव भाजी केवल बंबई में फेमस थी, छोले कुलचे केवल दिल्ली में फेमस थे, लेकिन अब ये पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये चीजें देखी जाती हैं। स्थानीय व्यंजनों की दुनिया छोटी हुई है और इसमें स्थानीय व्यंजनों की दुनिया जो है धीरे धीरे छोटी हो रही है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब कहाँ वह बात रही। यानी कि आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि अरे यार ये चीजें अब वैसी नहीं है कि जैसे पहले थी। कुछ स्थानीय व्यंजन, जैसे कि हमने बात की बम्बई के पाव भाजी की, तो अब बम्बई की पाव भाजी जो है वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई है, इतनी ज्यादा एक तरह से आपको हर जगह उपलब्ध है। और लेकिन जो स्थानीय व्यंजन है दिल्ली के छोले कुलचे, दिल्ली के छोले कुलचे अब आपको हर एक कॉमन से छोटे से ठेले पर, रेस्टोरेंट पर ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। मध्य वर्गीय स्कूलों में टिफिन, मध्य वर्गीय स्कूलों में जो बच्चों का टिफिन होता है वो किस तरह का होता है आप सभी को पता है। तो हम यहाँ पर कुछ एथनिक व्यंजनों की बात कर रहे थे, कुछ जैसे चाइनीज फूड की बात कर रहे थे। चाइनीज फूड में बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो हमने यहाँ पर कहा कि स्थानीय व्यंजनों का जो एक तरह से आकार है वो अब सीमित होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब वो स्वाद उन चीजों में नहीं आता, वो पहले जैसी प्योरिटी, वो पहले जैसा स्वाद चीजों में नहीं रहा। अब लोग एक्सपेरिमेंट करके उन चीजों को अपनी तरह से एक तरह से बनाकर उसको पेश करते हैं। तो यहाँ पर हम बाकी चीजें जो पढ़ रहे हैं कि अब आगरा, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठों में वह बात कहाँ रही। यानी कि जो चीजें भी बची हुई है अब उनकी गुणवत्ता में भी फर्क पड़ा है। यानी कि जो चीजें अभी बची हैं उनकी गुणवत्ता, यानी कि उनका वो जो टेस्ट था, जो आगरे का पेठा पहले इतना ज्यादा फेमस हुआ करता था, अब वो टेस्ट उनमें नहीं है, अब वो टेस्ट उनमें नहीं रहा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखी है। कुछ इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं जो फूड है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से बदल रही है और या फिर समाप्त हो रही है। और फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार
फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों के पास कहाँ रह गई है। अब देखिए, जो मौसम के हिसाब से, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा जो साग बनाया जाता है, यानी कि हरी सब्जियां, ढेर सारी अलग अलग तरह की हरी सब्जियां जो है इकट्ठी करके, और उसके बाद जो ठंडियों के मौसम में मोटे अनाज के तौर पर, जो सर्दियों का मौसम होता है इसमें मोटा अनाज ज्यादा खाया जाता है, मोटी दालें या फिर जो मोटा अनाज होता है, जैसे आपका मक्की का आटा या बाजरे का आटा, या एक तरह से आपने देखा होगा जो जिसको मंडवा कहते हैं उसका आटा, तो इन सब की रोटी और ये साग, ये सारी चीजें अब पहले तो लोग पसंद ही नहीं करते खाना, और जो कुछ लोग पसंद करते भी हैं तो वो एक तरह से कि उनको वो चीजें सीजन के अनुसार वो व्यंजन, वो पकवान जो बना करते थे, अब लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कौन 10 तरह का साग लेकर आएगा, उसको साफ करेगा, उसको बनाएगा, उसके बाद उसके साथ वो मक्की की रोटी बनाएगा। तो इतनी सारी फुर्सत अब किसी के पास नहीं है। खास तौर पर अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीजों को सुखाकर छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। पहले के समय में क्या होता था कि गर्मियों में जितने भी खरबूज खाए जाते थे, उनको, उनके जो बीज होते थे वो ड्राई फ्रूट्स की तरह उनका यूज किया जाता है, उनके बीजों को सुखा लिया जाता है और उसके बाद उन्हें छील कर अलग अलग तरह के जो रेसिपीज बनती है, अलग अलग तरह की जो चीजें बनती है, उन पर डालकर सर्व किया जाता है। तो आजकल की, चाहे वो गृहिणियां हो चाहे कामकाजी महिलाएं हो, उनके लिए इस तरह से खरबूजों के बीजों को सुखाना, उन्हें छीलना और फिर उनसे कोई रेसिपी तैयार करना, ये बहुत ही दुस्साध्य है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले खरबूजा खा लें। अगर जैसे तैसे खरबूजा काट कर फटाफट एक दूसरे के टिफिन में रखा जाता है या घर पर बैठ के खाया भी जाता है, तो इतनी फुर्सत नहीं कि उनके बीजों को साफ करके सुखाया जाए, उन्हें रोज रोज धूप में रखा जाए, उन्हें छीला जाए, तो इतनी फुर्सत अब किसी के पास नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर वही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ अपना ट्रेडिशनल फूड छोड़कर, अपना स्थानीय व्यंजन छोड़कर, आप देखिए हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल व्यंजन हैं जो अलग अलग तरह से गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में बनाए जाते हैं। तो कितने लोग हैं जो अब अपने उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उन चीजों को खाते हैं, उन चीजों को बनाते हैं। ये सारी चीजें देखिए आप बहुत ज्यादा इन व्यंजनों में अब बहुत ज्यादा कमी आ गई है। जैसे पहले लोग जैसे सोयाबीन को पीस कर उसकी दाल बनाया करते थे या उसकी बड़ी बनाकर सुखाया करते थे, वो बहुत ज्यादा एक तरह से जब क्या होता था कि जिस सीजन में सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उस सीजन में वो काम आया करती थी। गर्मियों के दिनों में जब सब्जियां नहीं मिलती है, हरी सब्जियां नहीं मिल पाती है, तो बहुत सारी चीजें जो सर्दियों में होती है उन्हें काट काट कर, चाहे वो पालक हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो मूली हो, उन सबको काट कर सुखा कर वो गर्मियों के लिए रखते थे और उससे अलग तरह का एक टेस्टी भोजन गर्मियों के दिनों में बनता था। यानी कि बहुत अलग अलग तरह की चीजें जो पहले के समय में होती थी अब वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। यानी कि स्थानीय व्यंजन जो है वो लगभग समाप्त हो रहा है और दूसरी तरफ लोग देसी और विदेशी यानी कि दूसरे दूसरे जगहों की, जैसे सांभर कॉमनली अब हर घर में बन जाता है, अलग अलग तरह की सब्जियां लेते हैं और बस उसको दाल में मिलाकर सांभर तैयार कर लिया जाता है। या फिर पाव भाजी खाना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, छोले भटूरे खाना लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, छोले कुलचे खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से अपने ट्रेडिशनल फूड को छोड़कर, अपने स्थानीय फूड को छोड़कर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं और जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो और जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। और अगर कुछ चीजें बनानी भी है और खास तौर पर ये चीजें देखी जाती है कि
जो ऐसी चीज हो जो कम समय में, कम संसाधन में आसानी से बन जाए, ऐसी चीज नोटिस की जाती है, ऐसी चीज ढूंढी जाती है। और अगर कोई ऐसी चीज बनानी भी है, कोई ट्रेडिशनल फूड बनाना भी है, या कोई ऐसी अधिक जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज बनानी भी है, तो उसके लिए कभी कभार जो एक तरह से रेसिपी वाली जो बुक होती है उसको निकाला जाता है, समय निकाला जाता है, उसके आधार पर वो सारी चीजें तैयार की जाती है। तो अब क्योंकि सबसे मेन जो चीज है वो है शहरी जीवन में भागम भाग। अब सबसे मेन चीज ये हो गई है कि जो गांव के लोग हैं तो वहां पर भी अब काफी कुछ चेंज हो गया है। सबसे पहले तो काफी ज्यादा पलायन गांव से शहरों की तरफ हो गया है। लोग एक तरह से गांव से शहर में आ गए हैं, बहुत सारे लोग। और यहाँ पर क्या है, शहरी जीवन की भागम भाग है, इतना समय किसी के पास नहीं होता कि वो इतनी देर बैठकर उस भोजन को बनाए। तो उसे देखते हुए ये स्वाभाविक स्थिति लगती है, यानी कि ये शहर की भागम भाग को देखकर तो ये स्वाभाविक है कि कौन ऐसे ट्रेडिशनल फूड या फिर जो जटिल प्रक्रियाओं वाले जो भोजन है उनको बना पाएगा। क्योंकि सुबह देखिए बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बनाकर, खुद का नाश्ता बनाकर, परिवार के बाकी काम निपटाकर, सारी चीजें करके हम बाहर आते हैं, अपनी एक तरह से अपने काम पर आते हैं। उसके बाद घर जो इंसान शाम को अगर जाएगा तो वो थका हारा जाएगा, और उसके बाद वो इतनी सारी चीजें नहीं बना सकता, नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये बहुत ज्यादा शहरी जीवन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो इन सारी चीजों को कर सके। और सबसे ऊपर चीजें आती है ये कमर तोड़ महंगाई। सबसे मेन अगर चीज कहें तो वो यही है कि ये कमर तोड़ महंगाई ने लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। देखिए एक तरह से उच्च वर्ग के अगर जो लोग हैं उनकी एक तरह से बात अलग है, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो ये महंगाई है ये कहीं ना कहीं इस चीज के लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई भी काफी इस चीज के लिए एक तरह से महंगाई ने भी ये सारी चीजें की है कि जैसे जो लोग हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, मध्यम परिवार के जो लोग हैं, जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने या पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यानी कि आप देखिए अगर ड्राई फ्रूट से कोई चीज बनती है तो इस टाइम में सब्जी खरीदना इतना महंगा है, इंसान को 2 टाइम 3 टाइम की सब्जियां खरीदना इतना महंगा पड़ जाता है कि वो ड्राई फ्रूट्स कहाँ से लाएगा। उसकी जो महीने भर की सैलरी है वो उसके परिवार के पालन पोषण में, उसके बच्चों की फीस में, उसके घर के रेंट में, उसके पानी के बिल में, उसके बिजली के बिल में, उसके घर के राशन में, और बच्चों की ट्यूशन फीस में, बच्चों के लिए कपड़े, तो फैमिली पालने पोसने के लिए ही उसके पास एक तरह से जो बजट होता है उसका वो फिट नहीं बैठ पाता। और उसके बाद फिर वो ये ड्राई फ्रूट्स खाने की या एक तरह से मेवे खाने की कैसे सोच सकता है। तो इसीलिए ये महंगाई ने भी काफी इफेक्ट डाला है, काफी प्रभाव डाला है इस तरह से जो खान पान की संस्कृति है उसको बदलने में। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है खान पान की जो एक संस्कृति है ये मिश्रित संस्कृति बनी हुई है। यानी कि मिश्रित संस्कृति ये बन चुकी है। इसके कुछ पॉजिटिव चीजें भी इसकी सामने आ रही है। वो क्या है अब आप देखिए। हमने कहा खान पान की मिश्रित संस्कृति बन चुकी है, यानी कि कुछ जो लोग हैं वो अपने रीति रिवाजों पर भी चलते हैं, यानी कि वो अपने तरीके से भी चीजें करते हैं। लेकिन इन सब चीजों से ये फायदा हुआ है कि जिसके पास जितना समय है, जिसकी फैमिली को जो ज्यादा पसंद आता है, अगर वो कम समय में बनता है, कम संसाधनों में बनता है, तो वो उसको आसानी से खा लेते हैं, आसानी से वो उसको एक तरह से बना पाते हैं। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो गृहिणियां हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणियां और कामकाजी महिलाएं जो है अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। यानी कि ऐसे भोजन जो बहुत ज्यादा जल्दी तैयार हो जाते हैं।
अब देखिए नई पीढ़ी को इससे क्या होता है, जैसे अभी सुबह के समय पर बच्चों को बहुत इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि सब्जी काटिए, सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, दाल बनाइए। तो फटाफट अगर उनके लिए सैलेड काट दिया जाए या कुछ हरी सब्जियां इस तरह से की जाए और ब्रेड पर अगर जैम लगाकर या बटर लगाकर टोस्ट बना दिए जाए या उनके लिए सैंडविच बना दिए जाए हेल्दी से, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो आज की कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाओं के बारे में कहा था कि जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं, गृहिणियां कहा गया है जो घर में रहकर काम करती हैं महिलाएं। क्योंकि देखिए घर पर जो महिलाएं रहती हैं अब उनके लिए भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है ये सारी चीजें कर पाना। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। सबसे ज्यादा इसमें जो फायदा देता है वो देता है इंटरनेट। इंटरनेट पर आज जितनी भी रेसिपीज उपलब्ध है वो आप देखेंगे कई सारी चीजें जो है कॉमनली बहुत आसानी से बन जाती है। जिसको बिल्कुल भी नहीं बनाना आता वो भी बना सकता है, कम संसाधनों में बना सकता है, कम समय में बना सकता है और काफी ज्यादा हेल्दी और पेट भरने वाली भी वो चीजें होती हैं। तो भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजने इन्हें निखालिस के रूप में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ उसके कारण भी ये चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। जब हमारा देश आजाद हुआ तब तक देखिए जैसे जैसे हमारा देश आगे विकसित होता रहा, विकास करता रहा, उद्योगों का विकास हुआ और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जॉब करने के लिए जाने लगे, नौकरी करने के लिए जाने लगे, देश में शिक्षा का विस्तार हुआ, संसाधनों का विस्तार हुआ। तो क्या हुआ, जब आजाद हमारा देश हुआ उसके बाद जब औद्योगिक धंधों का विकास हुआ, नौकरी में तबादले होने लगे, यानी कि एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाने लगे, काफी ज्यादा विस्तार हो गया। तो इस कारण आप देखिए जो उत्तर भारत का व्यक्ति है अगर उसकी दक्षिण भारत में तबादला अगर हो जाता है तो उसको 2 से 5 साल वहां पर रहना है, तो वो कब तक अपने उस भोजन को नहीं अपनाएगा। तो इस तरह से फिर वो जब यहाँ पर आते हैं या वहां के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं, पंजाब के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग पंजाब जाते हैं, तो अलग अलग तरह से जो ये खान पान की चीजें हैं इनका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर ये पहुंची, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इनका जाना हुआ। और बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त, जब एक तरह से शहरों में एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है उन बच्चों के लंच टाइम में जब टिफिन खुलते हैं तो क्या होता है कि उनके विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है, यानी कि हर एक टिफिन से अलग अलग तरह के व्यंजनों की खुशबू उठती है। क्योंकि कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई कर्नाटक से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, यानी कि हर अलग अलग राज्य के फैमिली। जैसे अगर हम अपनी दिल्ली शहर की बात करें तो यहाँ पर आपको हर एक देश के कोने कोने से लोग मिलेंगे। तो अगर यहीं का किसी एक हम मध्यम वर्गीय स्कूल ले लें और उसमें अगर हम बच्चों को देखें तो बहुत अलग अलग जगहों के बच्चे हमें वहां पर मिलते हैं। तो जब उनके टिफिन खुलते हैं तो उसमें हमें अलग अलग तरह के चीजों की खुशबू उठती है, अलग अलग तरह के प्रदेश के व्यंजनों की खुशबू उठती है। कोई एक तरह से अपने घर की जो चीजें होती है, ट्रेडिशनल चीजें, कोई सांभर लेके आता है, कोई बड़ा लेके आता है, कोई सैंडविच लेकर आता है, कोई एक तरह से बहुत अलग अलग तरह से चीजों की लेकर बच्चे आते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। सबसे मेन बात होती है कि हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। कैसे? अगर देखिए यहाँ पर इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। इस खान पान की जो ये नई संस्कृति आई है
इसमें हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। यानी कि जिस तरह से हम पूरे अलग अलग जगहों के, अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों के जो फूड आइटम्स हैं उनको अपना रहे हैं, उनको बड़े चाव से खा रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम फिर उन लोगों को भी हम पसंद करने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो खान पान की नई संस्कृति है, ये हमें राष्ट्रीय एकता के बीज हमें इसमें मिलते हैं। बीज भली भांति अंकुरित होंगे तो हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। यानी कि खान पान से ये बीज अगर अंकुरित होंगे तो फिर हम दूसरी चीजों पर भी ध्यान देंगे। यानी कि हम उनके ट्रेडिशन को भी अपनाना चाहेंगे, उनके एक तौर तरीकों को भी अपनाना चाहेंगे। और अगर इस तरह से हमारा देश एकजुट होता रहा तो फिर से हमारा देश जो है एक हो जाएगा। तो मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे। यानी कि अगर हम उनकी खान पान को अपनाने लगे तो फिर हम उनकी बोली, भाषा, क्योंकि होता ही है, देखिए, जो अगर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई दक्षिण भारत चला जाता है तो वो वहां पर अगर 3-4 साल के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है वो वहां की लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सीख जाता है। अगर वो पंजाब में जाता है तो पंजाबी सीख जाता है। अगर कोई उत्तराखंड में आता है और वो लोकल जगह पर अगर वो जॉब करता है तो वो काफी चीजें यहाँ की भी सीख जाता है, काफी खान पान की चीजें वो यहाँ की खाता है, तो काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर बदल जाती है। और देखिए, हमने कहा कि मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानने लगेंगे और किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई चीज, जो किसी भी खान पान विशेष से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह है, यानी कि इसके साथ सबसे मेन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। यानी कि हम भले ही उन्हें अपने उसी रूप में एक्सेप्ट ना करें, उसी रूप में उन्हें स्वीकार ना करें, लेकिन उनका पुनरुद्धार करना भी जरूरी है। क्योंकि अपना अगर ट्रेडिशन, अपना रीति रिवाज, अपने अगर संस्कृति सभ्यता को अगर बनाए रखना है तो अपने स्थानीय व्यंजनों को हमें बनाए रखना होगा। तो अब इनको एथनिक कहकर पुकारने लगे हैं। एथनिक यानी कि किसी भी चीज को अपने तरीके से बनाना, अपने तरीके से उसे ढाल लेना, कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे व्यंजन केवल हमें 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। यानी कि ऐसे व्यंजन हमें 5 स्टार होटल्स के प्रचार के लिए नहीं छोड़ने हैं, हमें खुद भी उनको यूज करना है, खुद भी उनका प्रयोग करना है। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो ये दुर्भाग्य ही होगा। देखिए, कोई चीज है तो अगर वो हमारे घरों से हटकर 5 स्टार होटल्स में अगर मिलने लगी तो ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस तरह से देखिए, हमने काफी कुछ यहाँ पर अपने इस चैप्टर में पढ़ लिया और अभी काफी कुछ बातें इसमें हमारी शेष रह गई हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बच्चों को जो चीजें होती हैं खाने पीने से जुड़ी हुई वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और देखिए, काफी कुछ चीजें सीखने को भी मिलती हैं हमें इससे। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि हम केवल और केवल भोजन को ही दूसरों के नहीं अपनाते। अगर हम इस तरह से ही करते रहे तो एक दिन हम उनकी भाषा, भूषा, उनके पहनावे को, उनके रीति रिवाजों को, सब कुछ हम एक दिन यहाँ पर सीख जाएंगे और ये हमें एक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध देगा। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। चैप्टर को घर पर रिवाइज कीजिए, बाकी का भाग कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।